हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 7th लेक्चर। ये हमारा 7वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में। बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने एंड आज के लेक्चर से हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर से हम पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं डिटेल में कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये क्यों आया। ठीक है, जब यूटिलिटी एनालिसिस था देन व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस न्यू कॉन्सेप्ट इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्यों आया। वैसे थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो समझेंगे, फिर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस की कुछ एजम्पशंस हैं, 5 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं वो देखेंगे। फिर इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, इनडिफरेंस सेट क्या है और उसकी 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात और हर लेक्चर में कहती हूँ, फिर से कहूंगी कि अगर लेक्चर यूजफुल लगा करे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताया करिए। केवल 1 मिनट का ही समय लगेगा, बट इससे कम से कम मुझे पता चल जाएगा कि माई लेक्चर्स आर एक्चुअली यूजफुल फॉर यू और नॉट। सो कीप कमेंटिंग एंड इन लेक्चर वीडियो को अपने तक ही मत रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इनको जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि लास्ट 2 लेक्चर में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा टॉपिक, यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये लास्ट 2 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन थी। ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है इसकी कुछ लिमिटेशन है। मैंने बताया था क्या लिमिटेशन है, क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस वाज बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी एनालिसिस में ये अजम्पशन लिया गया था कि जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, उसको हम कार्डिनल नंबर यानी 1 2 3 कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका एजम्पशन था। बट प्रैक्टिकली क्या ये मतलब आप मेजर कर सकते हैं। आप कोई चॉकलेट खाएं तो क्या आप मेजर कर सकते हैं कि आपको जो पर्क चॉकलेट है उससे 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो डेयरी मिल्क है उससे 3 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसको नंबर के टर्म में सेटिस्फैक्शन को प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा मतलब फिजिबल नहीं है। तो यही इसकी लिमिटेशन थी। ठीक, तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे हिग्स, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे हिग्स, इन्होंने फिर लाया इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो साइंटिस्ट हिग्स थे इन्होंने यूटिलिटी एनालिसिस जो था उसको डिस्कार्ड किया और इन्होंने लाया इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये जो एनालिसिस है इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है कि यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड। यूटिलिटी को आप रैंक कर सकते हैं कि हाई यूटिलिटी मिली कि लो यूटिलिटी मिली, ज्यादा यूटिलिटी मिली कि कम यूटिलिटी मिली। यू कैन रैंक इट, आप उसे रैंक कर सकते हैं, बट आप उसको नंबर के टर्म में नहीं मेजर कर सकते। तो ये कहा था साइंटिस्ट हिक ने और इन्होंने दिया था इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक, और ये जो मैं साइंटिस्ट के नाम बताती रहती हूँ ना, ये भी ध्यान में रखा करिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज में साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट के नाम बहुत पूछे जाते हैं। जैसे ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हिक्स ने दिया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 5 अजम्पशन। ये जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इसके 5 अजम्पशंस हैं। ठीक है, 5 अजम्पशंस हैं। सबसे पहला अजम्पशन क्या है, सबसे पहला अजम्पशन है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम इज गिवन एंड इट इज फिक्स। जो कंज्यूमर की इनकम है वो फिक्स है, वो दी गई है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा अजम्पशन क्या है, दूसरा अजम्पशन ये है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है उन गुड्स पे विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, जो गुड्स एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सके। ठीक है, जैसे टी एंड कॉफी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, टी की जगह कॉफी ली जा सकती है, कॉफी की जगह टी ली जा सकती है, एप्पल एंड मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज ऐसे करके। ठीक है, तो वो गुड्स कंज्यूमर अपनी इनकम उन गुड्स पे स्पेंड करता है विच आर सब्स्टिट्यूट विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, जिनको एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे गुड्स पे कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है। दिस इज द सेकेंड assumption। तीसरा assumption क्या है कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है फॉर गुड्स इट इज वेल डिफाइंड। कंज्यूमर की जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है गुड्स को लेके वो वेल डिफाइन है।
इसका मतलब ये है कि उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है किसी गुड्स को लेके, ये कब बढ़ती है? व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट। यानी कोई गुड अगर कंज्यूमर के पास कम है तो जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो क्या होती है? ज्यादा होती है कंज्यूमर को। और दूसरे मतलब इसी की तरह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ज्यादा कब होती है? जब उसके पास गुड्स कम हो, और इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम कब होती है? जब वो गुड्स उसके पास बहुत ज्यादा हो। ठीक है। तो बेसिकली कंज्यूमर की जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है ना किसी गुड्स को लेके, वो इट इज वेल डिफाइंड, वो पहले से डिफाइंड है। तो दिस इज द थर्ड एजम्पशन। चौथा एजम्पशन क्या है? चौथा एजम्पशन है कि मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन। ठीक है। कंज्यूमर के पास जितना ज्यादा गुड होगा वो उतना ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, उसको उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इसी को कहा जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये एक टर्म है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है? कि कोई भी गुड जितना ज्यादा हो कंज्यूमर को उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एक टर्म है, ये पूछा जाता है अलग से कि व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक। पांचवा assumption क्या है? कि कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर रेशनल ही ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। वो अपने सेटिस्फैक्शन को हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। कंज्यूमर रेशनल है। ठीक है। तो ये 5 सिंपल से assumption है आईसी एनालिसिस के, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के 5 सिंपल से assumption है। ठीक। तो अब चलिए समझते हैं इन डिफरेंस कर्व या इन डिफरेंस सेट है क्या। ठीक। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। सपोज करिए आपने लिया एक गुड ए और एक गुड बी लिया। ठीक है। गुड ए क्या है? एप्पल है। गुड बी क्या है? मैंगो है। एंड दीज गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। ये जो दो गुड्स हैं एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है। फिर कंज्यूमर ने इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। ये जो एप्पल एंड मैंगो है इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए कंज्यूमर ने अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस। जो भी कंज्यूमर की स्केल ऑफ प्रेफरेंस है फॉर दीज टू गुड्स, ये दो गुड्स एप्पल एंड मैंगो के लिए जो भी उसकी स्केल ऑफ प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है। एंड दीज कॉम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, ये कंज्यूमर ने बनाए। ठीक है। जो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ये देखिए टेबल बनाई है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, नंबर ऑफ एप्पल एंड नंबर ऑफ मैंगो। ठीक है। कंज्यूमर जैसे जैसे एप्पल का कंजप्शन बढ़ाता जा रहा है तब वैसे वैसे ही हैज टू सेक्रीफाइस द कंजप्शन ऑफ मैंगो। उसको मैंगो का कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी घटाना पड़ेगा। जैसे जैसे एप्पल बढ़ा रहा है कंजप्शन वैसे वैसे उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मैंगो का कंजप्शन। ठीक है। बट अगर किसी पर्टिकुलर लेवल की बात करें, जैसे लेवल ए की बात करें, तो लेवल ए पे कंज्यूमर इज गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो उसको लेवल बी पे मिल रहा है। लेवल बी पे वही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो उसको लेवल सी पे मिल रहा है, और वही उसको लेवल डी पे मिल रहा है। यानी हर लेवल पे ही इज गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे बस जो उसका कॉम्बिनेशन है, जो दो कमोडिटीज हैं, यहाँ पे जो दो गुड्स हैं एप्पल एंड मैंगो, उनका कॉम्बिनेशन डिफर कर रहा है, लेकिन हर कॉम्बिनेशन में जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज इक्वल। यही देखिए लिखा है ईच कॉम्बिनेशन ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कि कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। देखिए अगर सेम लेवल ए बी सी डी, ये जो चारों लेवल है ए बी सी डी, अगर इन पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? कि कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर इनडिफरेंट है, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर के लिए कोई डिफरेंस नहीं है अमंग दीज कॉम्बिनेशन। यानी इन कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन, ये जो सेट है ना ए बी सी डी, ये जो चार कॉम्बिनेशन का जो सेट है, इन्हीं को कहा जाता है इनडिफरेंस सेट ऑफ द कंज्यूमर। इसी को कहा जाता है इनडिफरेंस सेट। ठीक है। तो इनडिफरेंस सेट मतलब समझ में आया? इनडिफरेंस सेट बेसिकली सेट ऑफ कॉम्बिनेशन विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेट ऑफ कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को, उसी को कहते हैं इनडिफरेंस सेट। ठीक। अब इनडिफरेंस कर्व क्या है? यही जो टेबल मैंने लास्ट स्लाइड में बनाई थी, इसी टेबल को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, ये जो चार कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, ये चार जो कॉम्बिनेशन है एप्पल एंड मैंगो के, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, एक्स एक्सिस पे मैंने एप्पल को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे मैंने मैंगो को प्लॉट किया है। ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन ए क्या है? एक एप्पल 10 मैंगो। तो देखिए एक एप्पल और 10 मैंगो, एक एप्पल 10 मैंगो तो आता है पॉइंट ए। दूसरा क्या है?
दो कॉम्बिनेशन बी क्या है, 2 एप्पल 7 मैंगो, यानी 7 मैंगो, ठीक है। बी पॉइंट क्या है, 7 मैंगो और 2 एप्पल, ठीक। सी कॉम्बिनेशन क्या है, 3 एप्पल और 5 मैंगो, 3 एप्पल और 5 मैंगो, ठीक है, कॉम्बिनेशन सी। फिर डी कॉम्बिनेशन क्या है, 4 मैंगो एंड 4 एप्पल, ठीक है। तो ये ए बी सी डी आपने 4 पॉइंट प्लॉट कर लिए। अब इन 4 पॉइंट को प्लॉट आपने कर लिया टेबल की हेल्प से, और ये टेबल जो है किसने डिफाइन की है, ये कंज्यूमर ने अपनी स्केल ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आप सोच रहे होंगे कैसे बनाया, तो ये कंज्यूमर ने बनाया है अपनी स्केल ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से। बस ये चीज होगा कि जैसे जैसे वो कंजप्शन एक कॉमोडिटी का बढ़ाता जाएगा, दूसरी कॉमोडिटी उसे क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये कंज्यूमर अपनी स्केल ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाता है, और जब इस टेबल को आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, तो उससे जो कर्व निकल के आता है ना, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। ये मेरी जो पेन है वो सही नहीं चली है, बट नीचे जो पहले से मैंने बनाया हुआ है वो देखिएगा। तो इसी ग्राफ इसको जब आप प्लॉट करते हैं तो जो कर्व निकल के आता है दैट इज इंडिफरेंस कर्व, यही होता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इट शोज द combination of two commodities, different combination of two commodity जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे कंज्यूमर को, उसी को कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इंडिफरेंस सेट का। इंडिफरेंस सेट बताया था ना लास्ट स्लाइड पे, तो इंडिफरेंस सेट का या बेसिकली इस टेबल का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, which shows the different combination of two commodity, जो different combination है two commodity के, जिसको ग्राफ में शो करे, which is offering the same level of satisfaction, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, तो उसी को कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक। ये बात समझ में आई। चलिए एक डिफिनीशन, डिटेल डिफिनीशन देख लेते हैं इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व की। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिफरेंस सेट क्या है, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, यानी जो दो गुड्स हैं एप्पल एंड मैंगो, जो दो गुड्स हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड कंज्यूमर जिनके लिए इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट मतलब कंज्यूमर के लिए कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अक्रॉस दीज कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन का कंज्यूमर के लिए कोई डिफरेंट नहीं है, तो इन्हीं को कहा जाता है इनडिफरेंस सेट, ठीक है। सेट मतलब कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, तो वो हो गया इंडिफरेंस सेट। और इंडिफरेंस कर्व क्या है, जब इन्हीं सेट को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया जाता है, तो जो कर्व निकल के आता है ना, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट, ठीक है। और ये जो कर्व होता है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है दो कॉमोडिटीज का, जैसे यहाँ पे एप्पल एंड मैंगो का मैंने बताया, दो कॉमोडिटीज का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, जो ये खास बात है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है जो कंज्यूमर को, ठीक है। तो दिस इज इंडिफरेंस कर्व। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व का। चलिए अब मैं आपको बता रही थी कि मैं 5 प्रॉपर्टीज बताऊंगी इंडिफरेंस कर्व की। सबसे पहली प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की क्या है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व जो है अगर आप इस पे लेफ्ट से लेके राइट तक मूव करते हैं तो ये जो होता है स्लोप्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ स्लोप इसका जाता है, यानी इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है निगेटिव। जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप होता है निगेटिव, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस जो हम कर्व बनाते हैं उसमें जो दो कॉमोडिटीज होती हैं, कंजप्शन ऑफ टू कॉमोडिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे जैसे आप एप्पल का कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे आपको मैंगो का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। एप्पल का कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे तो मैंगो का कंजप्शन क्या कर रहे हैं, देखिए आप कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंजप्शन ऑफ मैंगो एंड एप्पल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए क्या है आईसी कर्व क्या होता है, इट इज डाउनवर्ड, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी, जैसे जैसे वो पहली कॉमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाता जाता है, ही हैज टू सेक्रीफाइस द अदर कॉमोडिटी, उसे दूसरी कॉमोडिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तभी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम आईसी।
तभी उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा अलग अलग पॉइंट, इन डिफरेंस कर्व के अलग अलग पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब एक कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाता जाए और दूसरे को उसे कम करना होगा। ठीक है, इसीलिए इसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, क्योंकि दो जो कमोडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसका स्लोप क्या है, निगेटिव होता है। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगती है, इस पे बहुत एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो आईसी कर्व है दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये जो आईसी कर्व है ये कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन पे। ठीक, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अब मैं इस प्रॉपर्टी पे और डिटेल में जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, ये कि अगर कोई स्लोप डिक्लाइनिंग होता है लेफ्ट से राइट तक, अगर कोई कर्व है उसका स्लोप अगर डिक्लाइनिंग है, लेफ्ट से राइट तक आप जा रहे हैं और स्लोप डिक्लाइनिंग है, तो वो जो कर्व होगा दैट विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और अगर स्लोप राइजिंग है, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, स्लोप अगर राइजिंग है, देन इट विल बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्लोप अगर डिक्लाइनिंग हो तो कॉन्वेक्स होता है, स्लोप अगर राइजिंग हो तो वो कॉनकेव होता है। तो आपको याद आ रहा है अभी पिछले कुछ लेक्चर में हमने कहीं कॉनकेव पढ़ा था, ऐसा कोई कर्व जो कॉनकेव हो ओरिजिन पे? हाँ, हमने पढ़ा था पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो क्या था, कॉनकेव था ओरिजिन पे। क्यों कॉनकेव था, क्योंकि उसका स्लोप राइज कर रहा था। ठीक है, वहां पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज कर रही थी, इसलिए वो कॉनकेव था ओरिजिन पे। और यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो उसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्लाइन करता जा रहा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे इसका स्लोप डिक्लाइन करता जा रहा है, इसलिए क्या है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक, अब मैं इसमें कह रही थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। ये जो स्लोप है ना, इन डिफरेंस कर्व का स्लोप है, वो होता क्या है, वो होता है एमआरएस। इन डिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है दैट इज एमआरएस। व्हाट इज एमआरएस? एमआरएस क्या है? एमआरएस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज एमआरएस। वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है। दिस इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर गुड, यानी जिस रेट से कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर सकता है एक गुड को फॉर अदर गुड, यानी एक गुड के बदले में दूसरे गुड को जिस रेट से सब्स्टिट्यूट करता है ना, उसी को कहते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये जो आईसी कर्व है इसका जो स्लोप होता है ना दैट इज एमआरएस, वो एमआरएस ही होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। ये एक टेबल है, यहाँ पे दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई। ठीक है, फिर कंज्यूमर ने अपनी स्केल ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से ये लिया है कि 2 यूनिट एक्स के तो 6 यूनिट वाई के, 3 यूनिट एक्स के तो 4.5 यूनिट वाई के। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनाया है एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन इज गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अगर इनका एमआरएस निकाला जाए, एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैसे निकलता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुड को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे हमने वाई गुड को प्लॉट किया है। ठीक है, और इसको जब मैं प्लॉट करूंगी और जब हम पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं, तो अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल्टा वाई, ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जब हम ए से बी पॉइंट तक, देखिए मैंने पहले से निकाला हुआ है, जब हम ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं और मुझे स्लोप ऑफ आईसी निकालना है, तो क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ देखिए डेल्टा वाई क्या है, y में कितना चेंज आ रहा है, देखिए 6 से 4.5 यानी 1.5 का चेंज आ रहा है। x में कितना चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, यानी 1.5 बाई 1। और क्योंकि ये स्लोप निगेटिव है इसलिए -1.5। ठीक, ये आ गया। फिर जब हम b से c पॉइंट पे जा रहे हैं, ये देखिए b से c पॉइंट पे जब हम जा रहे हैं तो अगेन निकालते हैं, b क्या है, b से c पॉइंट पे जा रहे हैं तो यानी 4.5 से 3 तक जा रहे हैं, यानी क्या हुआ 1.5। और इधर क्या जा रहे हैं, 3 से 5 तक जा रहे हैं, एक्स कॉमोडिटी 3 से 5 तक जा रहे हैं यानी 2। तो इनको डिवाइड करेंगे यू विल गेट -0.1 -0.75। माइनस क्यों है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है और डिवाइड किया है इसको तो पाया है 0.75। और ऐसे ही जब सी से डी तक जा रहे हैं, ये जो सी से डी तक जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब अगेन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे तो आएगा आपका, देखिए यहाँ पे है 3 से लेके कहाँ जा रहे हैं 2.5, ये देखिए 3 से 2.5 तो यानी 0.5 और 5 से 7 यानी 2।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.5 डिवाइड बाई 2 किया तो आया -0.25। तो आप देख रहे हैं एमआरएस, ये जो टेबल है इसी को फिर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप देख रहे हैं एमआरएस जो स्लोप है इस कर्व का, इट इज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग, ये डिक्लाइन कर रहा है। तो हम जानते हैं अगर स्लोप डिक्लाइन करता है तो तो जो कर्व होता है दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे जो आईसी कर्व का जो स्लोप है वो डिक्लाइन कर रहा है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ इस टेबल और इस ग्राफ से शो किया, ये डिक्लाइन करता जा रहा है। तो डिक्लाइन कर रहा है इसलिए इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कोई अगर जो आईसी कर्व है, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है और डिफरेंट आईसी कर्व आपने शो किए हैं, IC1, IC2, IC3, IC4, डिफरेंट आईसी कर्व शो किए हैं, तो जो हायर आईसी होगा यानी IC4 पे जो सेटिस्फैक्शन होगा दैट वुड बी मोर एज कंपेयर टू IC3, और IC3 का ज्यादा होगा IC2 से, IC2 का ज्यादा होगा IC1 से। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। और वैसे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए एक एग्जांपल के साथ जल्दी से बता देती हूँ। देखिए ये एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये सेम लेवल पे लीजिए। ये पॉइंट ए बी मत लीजिए, ए बी आपने गुड्स के नाम लिए, ये लीजिए एक्स, ये लीजिए वाई। ठीक है, ये दो पॉइंट आपने लिए। अब इनको जरा यहाँ से हम प्लॉट करते हैं, ये सेम लेवल पे हैं। ठीक है, ये ऐसे करके प्लॉट किया। तो ये जो पॉइंट एक्स एंड वाई है, ठीक है, पॉइंट जो एक्स एंड वाई है, तो जो कंज्यूमर है, अगर कंज्यूमर इस पॉइंट पर है, ठीक है, एक्स और वाई जो दो पॉइंट लिए हैं, देखिए एक्स और वाई पे जो गुड बी है उसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो वो सेम है, चाहे कंज्यूमर पॉइंट एक्स पे है चाहे कंज्यूमर पॉइंट वाई पे है, जो गुड बी कंज्यूम कर रहा है दैट इज सेम। लेकिन जो गुड ए का कंजप्शन है, जो गुड ए का कंजप्शन है वो क्या है, एक्स पॉइंट पे क्या है, ज्यादा है। वाई पॉइंट पे जो गुड ए का कंजप्शन है वो क्या है, कम है। देखिए वो कम है, और एक्स पॉइंट पे गुड का कंजप्शन ज्यादा है, गुड ए का कंजप्शन, और वाई पॉइंट पे गुड ए का कंजप्शन कम है। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस से हम जानते हैं कि जितना ज्यादा गुड्स का कंजप्शन उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन, यानी IC2 पे जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज हायर एज कंपेयर टू IC1। ठीक, तो ये इसका प्रूफ है। चलिए अगला बताती हूँ। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आईसीज डू नॉट इंटरसेक्ट या क्रॉस ईच अदर। ये जो आईसीज हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देती हूँ। सपोज करिए आईसीज को आपने क्रॉस करा दिया, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक कर्व है IC1, एक कर्व है IC2, आपने इसको इंटरसेक्ट करा दिया, ये मैं इसका प्रूफ बता रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये कभी क्रॉस नहीं करते, बट इसका प्रूफ चलिए मैं बताती हूँ। सपोज करिए दो आईसीज हैं, आपने इसको इंटरसेक्ट करा दिया। तो अगर मैं IC1 की बात करूं तो IC1 पे पॉइंट ए एंड बी लाई कर रहे हैं, यानी पॉइंट ए एंड बी पे दे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये बात समझ में आई, IC1 पे ए और बी दोनों पॉइंट है, यानी ए और बी पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। फिर IC2 पे कौन लाई कर रहा है, ए और सी। जो पॉइंट ए है वो तो दोनों कर्व पे लाई कर रहा है ना, क्योंकि पॉइंट ए पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ए तो दोनों पे लाई कर रहा है। तो IC2 की अगर हम बात करें तो जो सेटिस्फैक्शन ए लेवल पे है वही सेटिस्फैक्शन बी सी लेवल पे है। ठीक, ये बात समझ में आई, सेटिस्फैक्शन जो ए पे है वही बी पे है, क्योंकि दोनों एक कर्व IC1 पे लाई कर रहे हैं। फिर जो सेटिस्फैक्शन ए पॉइंट पे है वही सी पॉइंट पे है, क्योंकि दोनों IC2 पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ए को हम कैंसिल कर देते हैं, यानी B इक्वल्स टू सी, यानी जो बी पॉइंट पे जो सेटिस्फैक्शन है वही सी पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, ये जो दोनों इक्वेशन है इसको हम कंबाइन कर दे तो इसका मतलब क्या है कि बी पॉइंट पे जो सेटिस्फैक्शन है वही सी पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन है। तो प्रैक्टिकली आपको ग्राफिकली और लॉजिकली भी दिख रहा होगा कि बी पॉइंट का सेटिस्फैक्शन और सी पॉइंट का सेटिस्फैक्शन क्या सेम है, नहीं सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि देखिए कंजप्शन अलग अलग है। गुड ए का अगर कंजप्शन की बात करें तो सी पॉइंट पे गुड ए का कंजप्शन ज्यादा है, यानी ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, और बी पॉइंट पे गुड का सेटिस्फैक्शन मतलब कंजप्शन कम है, यानी कम सेटिस्फैक्शन है। तो बी और सी पॉइंट पे तो सेटिस्फैक्शन सेम है ही नहीं। ठीक है, तो और अगर मैं इसी को इधर प्लॉट कर दूं, बी और सी को इधर देखूं तो यहाँ पे भी तो अलग अलग है। तो और ग्राफिकली भी आपको दिख रहा है कि बी और सी पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है।
क्यों? क्योंकि कंजप्शन ए और बी गुड का बराबर नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा assumption था कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा assumption गलत है कि ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो यानी जो 2 आईसी कर्व्स होते हैं, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है? अब चलिए आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी क्या है कि आईसी कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो आईसी कर्व है, एक्स और वाई एक्सिस कभी नहीं टच करते हैं। ठीक है? अगर आईसी कर्व वाई एक्सिस को टच कर दे, ठीक है? ये देखिए इस वाले ग्राफ में अगर आईसी कर्व वाई एक्सिस को टच कर दे, तो इसका क्या मतलब है कि कंजप्शन ऑफ गुड ए, जो गुड ए है उसका कंजप्शन क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे 0 पॉइंट हुआ। ठीक है? अगर आईसी कर्व वाई एक्सिस को टच करे, इसका मतलब क्या है? कंजप्शन ऑफ गुड एक्स इज 0। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आईसी कर्व एक्स एक्सिस को टच कर दे, यहाँ पे अगर टच कर दे, तो इसका मतलब क्या है? कंजप्शन ऑफ गुड बी इज 0। यानी जो कंजप्शन है गुड बी का वो क्या है? 0 है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए आईसी कर्व कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं। वो हमेशा कैसे होते हैं? उनका शेप ऐसा होता है। ठीक? तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। ये 5 प्रॉपर्टी थी आईसी कर्व की। आई होप जो भी आज मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? तो चलिए अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो तब तक इतना जो मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करके रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।